इंसान का दिमाग ना एक ऐसे कंप्यूटर की तरह है जो रात में कभी पूरी तरह से शट डाउन नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। मतलब स्क्रीन भले ही स्लीप मोड में चली जाए, बत्तियां बुझ जाएं, लेकिन बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो पंखे की आवाज आती रहती है, रैम अपना प्रोसेस कर रही होती है और अनगिनत एप्लीकेशन अपना काम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली वो बैकग्राउंड नॉइज हमेशा रहती है। राइट। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिन नोट्स, आर्टिकल्स और रिसर्च के स्टैक में गोता लगाने वाले हैं, वो इसी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के इर्द गिर्द घूमता है। आज की हमारी इस चर्चा का फोकस एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर है, जिसका नाम है सीक्रेट स्लम्बर, द स्पिरिचुअल पावर ऑफ प्री स्लीप मेडिटेशन, यानी पवित्र निद्रा। बहुत ही गहरा विषय है ये। है ना? बिल्कुल। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि सोने से ठीक पहले के वो कुछ मिनट कैसे एक कोड की तरह काम करते हैं, जो ये तय कर देते हैं कि पूरी रात हमारे दिमाग का सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर चलाएगा, चिंता और स्ट्रेस का सॉफ्टवेयर या फिर एक गहरी रीसेट करने वाली शांति का। बिल्कुल। लेकिन इस विषय की गहराई में उतरने से पहले ना, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हाँ प्लीज। देखिए, हमारे पास मौजूद इन नोट्स और टेक्स्ट में कई जगह बहुत सी आध्यात्मिक और धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, जैसे विभिन्न ईश्वरीय नाम या मंत्र हो गए। तो हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी तरह की धार्मिक विचारधारा का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। राइट, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, हम इन स्रोतों में दी गई जानकारी को पूरी तरह से एक न्यूट्रल और विश्लेषणात्मक नजरिए से देख रहे हैं। हम बस उस प्राचीन मनोविज्ञान, दर्शन और साइंस को डिकोड कर रहे हैं जो ये बताता है कि सोने से ठीक पहले इंसान की चेतना किस तरह से काम करती है और उसका हमारे नर्वस सिस्टम पर क्या असर होता है। बहुत खूब। तो चलिए इस बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इन पेपर्स में जो बात मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि हम मॉडर्न लाइफ में नींद को बस एक स्विच ऑफ होने की तरह देखते हैं। एक मशीन की तरह। वही तो, दिन भर काम किया, शरीर थका, बिस्तर पे गिरे और मशीन बंद, खत्म। लेकिन इन नोट्स के मुताबिक जब कमरे का अंधेरा छाता है और सन्नाटा होता है, तब हमारा दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि एक शिफ्ट आता है। एक बहुत बड़ा शिफ्ट। हाँ, चेतन मन यानी हमारा कॉन्शियस माइंड जो दिन भर लॉजिक लगाता है, वो पीछे हटने लगता है और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत ही संवेदनशील दरवाजा खुल जाता है। एग्जैक्टली। और पता है, ये दरवाजा दिन के शोर शराबे में बिल्कुल बंद रहता है। अच्छा। हाँ, जब इंसान काम कर रहा होता है, मीटिंग्स में होता है या मान लीजिए ट्रैफिक में फंसा होता है, तो उसका ब्रेन बीटा वेव्स में काम कर रहा होता है। बीटा वेव्स? हाँ, मतलब एकदम अलर्ट वाला मोड। बिल्कुल। अलर्ट और एनालिटिकल मोड। लेकिन जैसे ही शरीर रिलैक्स होने लगता है ना, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी धीमी होकर अल्फा और थीटा वेव्स की तरफ जाने लगती है। हाँ। ये वो अवस्था है जहां दिमाग के जो लॉजिकल फिल्टर होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। स्रोत का तर्क यही है कि ठीक इसी ट्रांजिशन के वक्त इंसान जो कुछ भी सोच रहा होता है या महसूस कर रहा होता है, वो सीधे बिना किसी रुकावट के उस खुले दरवाजे से अवचेतन की गहराई में गिर जाता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, जी। तो क्या ये एक गर्म पानी के प्याले में एक टी बैग डालने जैसा नहीं है? अरे वाह, ये बहुत सटीक एनालॉजी है ना? इमेजिन कीजिए कि अवचेतन मन वो खोलता हुआ गर्म पानी है। राइट। अब अगर सोने से ठीक पहले किसी के मन में कोई क्रोध है, किसी डेडलाइन का डर है या बस एक अजीब सी उलझन है, तो वो विचार उस टी बैग की तरह काम करेगा। बिल्कुल। और अगर पानी गर्म है यानी दिमाग पहले से ही स्ट्रेस में उबल रहा है, तो वो टी बैग अपना रंग और भी तेजी से छोड़ेगा। पूरी रात वो दिमाग उसी नकारात्मक विचार के स्वाद में डूबा रहेगा। और उस टी बैग वाले उदाहरण में ना, मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी। हाँ बताइए। जब वो रंग पानी में घुलता है तो वो सिर्फ पानी का रंग नहीं बदलता, वो उसकी पूरी केमिस्ट्री बदल देता है। बायोलॉजिकल लेवल पर। एग्जैक्टली। बायोलॉजिकल लेवल पर देखें तो अगर सोने से पहले का आखिरी विचार तनावपूर्ण है, तो दिमाग को लगता है कि कोई खतरा मंडरा रहा है। ओहो। हाँ, और फिर वो पूरी रात कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता रहता है। यही वजह है कि कई बार लोग 8 या 9 घंटे बिस्तर पर गुजारने के बाद भी सुबह उठकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो रात भर कोई युद्ध लड़ रहे थे। हाँ यार, ये बहुत लोगों के साथ होता है। मतलब शरीर तो सो रहा था, लेकिन अंदर कोई जंग चल रही थी। बिल्कुल। उनका शरीर भले ही आराम कर रहा था, लेकिन उनका अवचेतन मन पूरी रात उसी टी बैग की कड़वाहट को प्रोसेस कर रहा था। एक तरह का लूप बन जाता है जहां वही चिंता अलग अलग सपनों और बेचैनी के रूप में सामने आती है।
तो अगर ये अवचेतन का दरवाजा इतना क्रिटिकल है और यही तय कर रहा है कि पूरी रात की क्वालिटी क्या होगी, तो जाहिर सी बात है कि सवाल ये उठता है कि इस दरवाजे से अंदर क्या जाने देना चाहिए। यही सबसे बड़ा सवाल है। राइट। और यहीं से इन आर्टिकल्स की टोन एकदम बदल जाती है। ये नींद को केवल एक बायोलॉजिकल जरूरत की तरह नहीं देखते। ये एक ऐसा नजरिया पेश करते हैं जो नींद को एक साधना या एक गहरे मानसिक अभ्यास में बदल देता है। इन प्राचीन ग्रंथों का जो सार इन नोट्स में है ना, वो नींद को एक बहुत बड़े अवसर की तरह देखता है। किस तरह का अवसर? उनका कहना है कि अगर उस खुले दरवाजे से चिंता या भय की जगह कोई एक ऐसा विचार, कोई एक ऐसा पवित्र नाम या भाव अंदर भेजा जाए जो पूरी तरह से शांति और स्थिरता का प्रतीक हो, तो नींद का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। मतलब वो सिर्फ आराम नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। वो 8 घंटे का समय केवल थकान मिटाने का समय नहीं रहता। वो चेतना को हील करने का, उसे रीसेट करने का एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रोसेस बन जाता है। इन आर्टिकल्स में मैंने एक जगह पढ़ा और ये थोड़ा चौंकाने वाला था। नींद को छोटी मृत्यु यानी लिटिल डेथ कहा गया है। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। लेकिन पहली बार पढ़ने में ये थोड़ा डरावना या नेगेटिव सा लगता है। मतलब नींद जैसी इतनी आराम देने वाली चीज को मृत्यु से क्यों जोड़ा जा रहा है? मैं समझती हूँ कि ये सुनने में कैसा लगता है, लेकिन अगर इसके पीछे के दर्शन को गहराई से समझे ना, तो ये डरावना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत ही लिबरेटिंग है, आजाद करने वाला है। वो कैसे? देखिए, मृत्यु क्या है? दार्शनिक तौर पर मृत्यु वो अवस्था है जहां इंसान का अपने शरीर, अपनी पहचान, अपने बैंक बैलेंस और अपनी दुनिया पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। सब कुछ पीछे छूट जाता है। एग्जैक्टली, सब कुछ छूट जाता है। अब नींद को देखिए, जब इंसान गहरी नींद में जाता है तो क्या उसे अपनी पहचान याद रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उसे अपना पद या अपना नाम याद रहता है? नहीं ना। वो भी एक तरह का पूर्ण समर्पण है, जहां नियंत्रण छोड़ना ही पड़ता है। प्राचीन विचारकों का मानना था कि जिस तरह मृत्यु के समय इंसान की जो मानसिक अवस्था होती है, वो उसकी आगे की यात्रा तय करती है। अच्छा। ठीक उसी तरह ये छोटी मृत्यु यानी नींद से ठीक पहले की मानसिक अवस्था अगले दिन के जीवन की ऊर्जा और दिशा को तय करती है। बाप रे, मतलब हर रात हम एक छोटी मृत्यु से गुजर रहे हैं जहां हमारा अपने शरीर और चेतना पर कोई बस नहीं होता। बिल्कुल। और उस कंट्रोल को खोने से ठीक पहले का जो आखिरी विचार है, चाहे वो कोई पवित्र नाम हो जैसे राम, ओम नमः शिवाय, वाहिगुरु या ब्रह्मांड की शांति का कोई भी प्रतीक हो, वो उस अनजान सफर में एक दिशा सूचक या कंपास का काम करता है। बहुत सही कहा आपने। और कंपास के साथ साथ ना, वो एक लंगर यानी एंकर का भी काम करता है। एंकर? वो कैसे? जब दिमाग इधर उधर भागने की कोशिश करता है, दिन भर के स्ट्रेस की तरफ खींचता है, तो वो एक आखिरी विचार उसे वापस उस शांति के केंद्र पर खींच लाता है। वो एक सुरक्षा घेरा बना देता है ताकि बाहरी दुनिया का शोर अवचेतन मन में प्रवेश न कर सके। ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा लेकिन आ रहा है। अच्छा, क्या? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बिस्तर पकड़ लिया, आंखें भी बंद कर ली और वो किसी पवित्र शब्द या नाम का जाप भी करने लगा, लेकिन उसके दिमाग के एक हिस्से में लगातार चल रहा है कि यार कल सुबह की प्रेजेंटेशन में क्या होगा। हाँ, जो कि बहुत आम बात है। वही ना, कि बॉस का जो ईमेल आया था उसका क्या मतलब था। अब होठों से तो एक शब्द बार बार मैकेनिकली निकल रहा है, एक रट्टे की तरह, लेकिन दिमाग तो ऑफिस में ही बैठा है। क्या इस तरह से रट्टा मार लेना या यंत्रवत दोहराना सच में कोई असर पैदा करेगा? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इस सवाल का जवाब इन नोट्स में बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिया गया है। क्या कहते हैं नोट्स? कॉग्निटिव साइंस भी यही कहता है कि अगर कोई भी काम बिना फोकस के किया जा रहा है तो वो अवचेतन में गहराई तक नहीं उतरता। स्रोत में एक शब्द पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, और वो शब्द है भाव। भाव मतलब इमोशन? हाँ, भाव यानी वो गहरी भावना, वो इमोशन जो उस शब्द के पीछे है। महत्व इस बात का नहीं है कि कौन सा नाम लिया जा रहा है या उसका उच्चारण कितना ग्रामेटिकली सटीक है। तो महत्व किस बात का है? महत्व इस बात का है कि क्या वो नाम केवल होठों से निकल रहा है या वो एक गहरी पुकार बन चुका है। तो अगर कोई सिर्फ शब्द दोहरा रहा है बिना किसी फीलिंग के, तो वो बस सतह पर ही रह जाएगा, वो उस खुले दरवाजे के अंदर नहीं जा पाएगा। अच्छा, जब तक उस शब्द के साथ एक विश्वास, एक ठहराव और दिन भर के बोझ को छोड़ देने की इच्छा नहीं जुड़ती, तब तक वो केवल एक ध्वनि है, एक साउंड है। यूज करता है कि जैसे
आज का दिन खत्म हुआ, अब ये सब मेरे नियंत्रण से बाहर है, मैं खुद को इस शांति को सौंप रहा हूँ, तब वो शब्द एक साधना बन जाता है। क्या बात है। वो एक बीज की तरह अवचेतन में बोया जाता है जो रात भर पनपता है। ये थ्योरी बहुत मजबूत लगती है। मतलब ये समझ में आता है कि क्या करना है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लेकिन इन आर्टिकल्स में जो व्यावहारिक तरीका बताया गया है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बिल्कुल, वो काफी दिलचस्प है। हाँ, और बहुत सरल भी है। बिल्कुल। इसमें किसी विशेष कर्मकांड, मंदिर या बहुत कठिन नियमों की बात तो नहीं की गई है, लेकिन इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो एक प्राचीन ज्ञान का बहुत ही मॉडर्न लाइफस्टाइल इंटरवेंशन लगता है, और वो है मोबाइल को अपने से दूर रखना। उफ, ये शायद आज के समय का सबसे जरूरी और सबसे कठिन कदम है। सच में। भले ही ये पवित्र निद्रा का कंसेप्ट सदियों पुराना हो, लेकिन आज के संदर्भ में बिना स्क्रीन को दूर किए इसकी शुरुआत हो ही नहीं सकती। कहना बहुत आसान है। आज के दौर में जब हर किसी का अलार्म उनके फोन में है, सुबह उठते ही सबसे पहले अपना कैलेंडर चेक करना है और सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर वो जो डूम स्क्रॉलिंग करना है, वो तो एक तरह की लत बन चुकी है। बिल्कुल। ऐसे में अचानक स्क्रीन छोड़ देना और शांति से लेट जाना, ये इतना आसान थोड़ी है। दिमाग में एक अजीब सी खलबली मच जाती है जब फोन हाथ में नहीं होता। और वो खलबली ही तो असली समस्या है जिसे ये नोट्स एड्रेस कर रहे हैं। कैसे? अगर हम इसे न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो जब इंसान स्क्रीन की नीली रोशनी को घूर रहा होता है तो उसका दिमाग मेलाटोनिन यानी नींद के हार्मोन को रोक देता है। क्योंकि दिमाग को लगता है कि अभी दिन है। एग्जैक्टली, उसे लगता है कि अभी सूरज निकला हुआ है। इसके अलावा जो लगातार नई जानकारी स्क्रीन से मिल रही है, चाहे वो कोई न्यूज़ हो, किसी की फोटो हो या कोई ईमेल हो, वो सब डोपामाइन स्पाइक पैदा करती है। तो दिमाग लगातार रिवॉर्ड मांगता रहता है। हाँ, दिमाग को लगातार रिवॉर्ड मिलता रहता है और वो हाई अलर्ट मोड में रहता है। ऐसे शोर और ऐसी रोशनी में अवचेतन मन का वो संवेदनशील दरवाजा खुल ही नहीं सकता। वो दरवाजा केवल सन्नाटे और अंधकार में खुलता है। इसलिए मोबाइल को दूर रखना सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि फोन कमरे के दूसरे कोने में रख दिया गया, बिस्तर पर लेट गए, कमरे में अंधेरा भी है, लेकिन अब ना एक नई समस्या आती है। क्या? स्क्रीन का शोर तो बंद हो गया, लेकिन अब दिमाग के अंदर का शोर दुगनी तेजी से सुनाई देने लगा है। विचारों की रेलगाड़ी दौड़ रही है। अब इस भागते हुए, शोर करते हुए दिमाग पर ब्रेक कैसे लगाया जाए? यहीं पर वो सांसों वाली तकनीक सामने आती है। हाँ। जिसका जिक्र इन नोट्स में प्रमुखता से किया गया है। सांसों वाली तकनीक। हाँ। सिर्फ लेटे रहने से विचार शांत नहीं होते, बल्कि कई बार खालीपन में वो और तेज हो जाते हैं। इसीलिए नोट्स एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल मैकेनिज्म सुझाते हैं, सांसों के साथ किसी पवित्र नाम या शब्द को जोड़ना। अच्छा। जब सांस अंदर जाए तो उस शांति के प्रतीक शब्द का मन ही मन उच्चारण करें, और जब सांस बाहर आए तो फिर से उसी शब्द को दोहराएं। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब सांसों के साथ ही क्यों? कोई इंसान सिर्फ सोच भी तो सकता है। सांस ना शरीर और मन के बीच का पुल है। पुल? हाँ। जब इंसान किसी भी विचार से परेशान होता है तो सबसे पहले उसकी सांसों की लय बिगड़ती है। वे छोटी और तेज हो जाती हैं। लेकिन जब कोई जानबूझकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है और उसके साथ एक शब्द जोड़ता है, तो वो अपने मंकी माइंड को, मंकी माइंड मतलब वो लगातार कूदने वाला दिमाग? बिल्कुल, वो उस मंकी माइंड को एक रस दोहराए जाने वाला काम दे देता है, एक रेपिटेटिव टास्क। समझ गया। ऐसा करने से दिमाग का जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है, जो हमेशा भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में लगा रहता है, वो टूट जाता है। शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड कहते हैं। एग्जैक्टली, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। हार्ट रेट धीमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है और शरीर को ये सिग्नल जाता है कि अब सब सुरक्षित है। ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक मैकेनिज्म है। जब आप अपने दिमाग को एक फोकस दे देते हैं तो वो इधर उधर भागना बंद कर देता है। बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों में ना एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो थोड़ा एस्टेरिक या रहस्यमयी सा लगता है। नोट्स कहते हैं कि जब सांसों और नाम के इस अभ्यास से विचार पूरी तरह से धीमे हो जाते हैं, तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। अब मनोवैज्ञानिक तौर पे इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसे रहस्यमयी तरीके से देखने के बजाय अगर हम इसे साइकोलॉजी के चश्मे से देखें तो आत्मा की आवाज का मतलब है इंसान का अपना सबसे गहरा इंट्यूशन या उसके सबसे शुद्ध क्लैरिटी। इंट्यूशन? हाँ,
दिन भर हम बाहरी आवाज़ों से घिरे रहते हैं, जैसे मुझे ये करना चाहिए, समाज क्या सोचेगा, बॉस की क्या उम्मीदें हैं। इन भारी आवाज़ों के शोर में इंसान की अपनी जो मूल समझ होती है वो दब जाती है। राइट, हम खुद को सुन ही नहीं पाते। एग्जैक्टली। जब सांसों के अभ्यास से वो बाहरी शोर शांत होता है, तब जो एक गहरी शांति और स्पष्टता उभर कर सामने आती है, जहाँ कोई डर नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, उसी स्पष्टता को इन प्राचीन ग्रंथों में आत्मा की आवाज कहा गया है। क्या बात है। और अगर कोई इंसान उस गहरी शांति और स्पष्टता की अवस्था में नींद की गहराइयों में प्रवेश करता है, तो उसकी नींद की क्वालिटी असाधारण हो जाती है। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है मेरा। मान लीजिए किसी ने आज रात से ये शुरू किया, फोन दूर रख दिया, सांसों पर ध्यान दिया, एक शांति भरे शब्द पर फोकस किया, क्या ये किसी मैजिक स्विच की तरह पहली ही रात में काम कर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब पहली ही रात में वो आत्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी और सुबह उठते ही जीवन बदल जाएगा? ये एक बहुत ही जरूरी वास्तविकता है जिसे स्रोत भी स्वीकार करते हैं। ये कोई इंस्टेंट नूडल्स जैसी रेसिपी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए। हाँ, वो तो है। नोट्स बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शुरुआत में ये सिर्फ एक संघर्ष लग सकता है। संघर्ष? हाँ, पहली कुछ रातों में ध्यान बार बार भटकेगा, बार बार याद आएगा कि फोन में कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, हो सकता है कुछ खास महसूस ना हो। लेकिन जो लोग इसे एक आदत बना लेते हैं, उनका अनुभव बताता है कि कुछ ही हफ्तों में एक गहरा बदलाव आने लगता है। अच्छा, हफ्तों में? हाँ, क्योंकि अवचेतन मन बहुत ही रिसेप्टिव होता है। जब उसे हर रात वही शांति का डोज मिलता है, तो वो उसे सोखने लगता है। और इसका सबसे पहला लक्षण सुबह उठते समय महसूस होता है, एक अजीब सा हल्कापन, जैसे मन पर कोई बोझ ही ना हो। ये जो हल्कापन है, क्या ये सिर्फ सुबह तक सीमित रहता है? क्योंकि अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स यानी दीर्घकालिक प्रभावों की बात करें, तो इन आर्टिकल्स में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। मैं समझ रही हूँ आप किस दावे की बात कर रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये पवित्र निद्रा का अभ्यास धीरे धीरे किसी भी इंसान के मूल स्वभाव को, उसकी कोर पर्सनालिटी को ही बदल कर रख देता है। और मैं आपको बता दूं कि ये दावा मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ठोस है। सच में? बिल्कुल। देखिए, इंसान का दिन का व्यवहार काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसका बेसलाइन स्ट्रेस लेवल क्या है। हाँ, राइट। को साफ कर रहा है और 8 घंटे एक गहरी आध्यात्मिक शांति में गुजार रहा है, तो उसका बेसलाइन स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। लॉजिकल है। नतीजा क्या होगा? दिन में अगर कोई छोटी मोटी परेशानी करने वाली घटना होती है, जैसे कोई ट्रैफिक में कट मार देता है या काम में कोई गलती हो जाती है, तो वो इंसान अचानक से ट्रिगर नहीं होगा। उसका रिएक्शन बदल जाएगा। बिल्कुल, उसका धैर्य बढ़ जाएगा, उसका गुस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर से वो खाली और शांत है ना कि एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह जो फटने के लिए तैयार बैठा है। ये सच में एक सोचने वाली बात है कि हमारी रातें, जिन्हें हम बस एक स्लीप मोड मानते हैं, वो दरअसल हमारे दिनों का निर्माण कर रही हैं, हमारी पर्सनालिटी को गढ़ रही हैं। एग्जैक्टली। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के दावों को समेटें, तो एक बात बहुत साफ उभर कर आती है। आज के इस दौर में, जहां हर इंसान इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार है, जहां हम जागने से लेकर सोने तक सिर्फ डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, वहां रात के ये चंद मिनट एक तरह का सुरक्षा कवच बन सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से समेटा आपने। शुक्रिया। ये सिर्फ नींद की क्वालिटी सुधारने की बात नहीं है, ये अपनी खुद की चेतना को दिन भर के कचरे से बचाकर एक सुरक्षित, शांत और रीसेट करने वाली जगह पर सौंपने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और शायद यही कारण है कि ये प्राचीन ज्ञान आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। हमें आज नींद की गोलियों या स्लीप ट्रैकिंग ऐप से ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हम नींद को एक मैकेनिकल प्रोसेस के बजाय एक रेस्टोरेटिव एक्सपीरियंस की तरह देखें। और हाँ, जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये मन के विज्ञान की बात है। बिल्कुल सही बात है। तो आज की इस गहरी डाइव को हम एक ऐसे विचार के साथ समाप्त करते हैं जो इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव पर बना है, लेकिन हमें एक कदम और आगे सोचने पर मजबूर करता है। इन नोट्स ने हमें बताया कि नींद एक छोटी मृत्यु है और सोने से पहले का हमारा आखिरी विचार हमारे अवचेतन में जाकर हमारे अगले दिन की ऊर्जा और हमारी रातों की रूपरेखा तय करता है। यह सब बैकग्राउंड प्रोसेसिंग का खेल है। लेकिन क्या? अगर सोने से पहले का आखिरी विचार इतना पावरफुल है कि वो पूरे अगले दिन का मूड सेट कर सकता है, तो जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही जब वो अवचेतन का दरवाजा एक बार फिर से चेतन दुनिया की तरफ खुल रहा होता है, उस वक्त हमारे दिमाग में आने वाला सबसे पहला विचार हमारे बाकी के जीवन के साथ क्या करता होगा। इस पे जरूर विचार कीजिएगा।